अभी बेटा एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर के अंदर हम बेसिकली दो तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसेस दोनों कंबाइंड। तो हम अभी यहाँ पर सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का फुल नेम तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसके अंदर भी हम सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया जो है वो एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो चैप्टर को आप इलास्टिसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। समझते हैं, देखिए क्या है इलास्टिसिटी। देखिए ध्यान से समझिए। पहले तो इलास्टिसिटी किसको बोल रहे हैं इसको समझिए। अभी बेटा अगर सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि आप अपने सराउंडिंग आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट इन जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। सपोज आपके सामने एक बुक है, उस बुक में एक पेज है, उस पेज को फोल्ड करो थोड़ा सा। आप जैसे रिलीज करोगे वापस से वो पेज अपने शेप में आ रहा है ना, या फिर वापस से वो अनफोल्ड होने की टेंडेंसी दिखा रहा है। मेरे पास ये एक पेन है, देख पा रहे हैं। मैं इसको क्या करूं, मैं इसको देखो ऐसे फोल्ड कर रहा हूं, मैंने इसको टर्न किया ऐसे, देख पा रहे हैं ना टर्न होता हुआ। बोलो। यस सर। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो क्या हो रहा है, वापस से ये स्ट्रेट हो गया। मतलब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू ये बॉडी अपने इनिशियल शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी दिखा रही है ना। तो हर एक बॉडी के अंदर मोस्टली हर एक बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू वो अपने इनिशियल शेप को रीगेन करने की टेंडेंसी दिखाती है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। ओके, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it show a tendency to regain its initial shape after being deformed by some external is called elasticity। तो बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी थी, मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना, है ना, उम्मीद करूं मैं ऐसी। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पे हम बॉडीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी कैटेगरी, तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पहली कैटेगरी है इलास्टिक बॉडीज एंड दूसरी कैटेगरी है नॉन इलास्टिक बॉडीज। अब नॉन इलास्टिक बॉडीज को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज प्लास्टिक बॉडीज। प्लास्टिक का मतलब यहाँ पर उस मटेरियल से नहीं है, प्लास्टिक का मतलब यहाँ पर इस वो बॉडी जो इलास्टिक नहीं है उन सबको हमने यहाँ पर प्लास्टिक नाम दे दिया है, ठीक है ना। बोलो। सिमिलर वैसे ही जैसे ब्लैक बॉडी होती थी ना, ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक कलर की थोड़ी, ब्लैक बॉडी का मतलब वो बॉडी जो सारी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर ले, उसको ब्लैक बॉडी बोलते थे। एंड जो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होती तो उसको क्या बोलते थे, ऐसे ही उसको हम बोलते थे ग्रे बॉडी। वैसे ही यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। तो इलास्टिक बॉडीज एंड प्लास्टिक बॉडीज। बेटा इलास्टिक बॉडीज कौन सी होंगी, तो वो बॉडीज जिनके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडीज, ठीक है ना। इसमें मैं लिख देता हूं, देखो बॉडीज which have a tendency to regain original shape।
एक और पॉइंट है, ध्यान समझिएगा। आपके पास आसपास कोई ना कोई पेन होगा, पेन का एग्जांपल ले लीजिए, इस पेन को पकड़िए, है ना, ट्राई करिए मेरे साथ में, पेन को पकड़िए ऐसे, देन इसको बेटा ऐसे टर्न करो। जब आप ऐसा टर्न कर रहेंगे और इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे ना, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो पेन है, देन इसको इस पोजीशन के बाद फर्दर टर्न करना थोड़ा सा हार्ड हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट एक फोर्स इसके अंदर भी जनरेट हो चुका है, जिसके थ्रू ये आप जो डिफॉर्म करना चाहते हैं उस डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है ना। तो बेसिकली जितनी भी इलास्टिक बॉडीज होंगी, जब आप उनको डिफॉर्म करने की टेंडेंसी दिखाएंगे तो वो उस चेंज को अपोज करेंगी। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए। यस सर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इलास्टिक बॉडीज आर दोज बॉडीज which opposes change in shape। जब भी आप इनके शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये डिफॉर्म करने वाली है, ठीक है ना। ओके, अब वही अगर आपको प्लास्टिक बॉडीज की बात करनी हो तो दोनों का अपोजिट, बस वो बॉडीज जो बिल्कुल भी अपोज ना करें चेंज इन शेप को, उनको आप बोल सकते हैं कि वो प्लास्टिक बॉडीज हैं, या फिर वो बॉडीज जो ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की टेंडेंसी दिखाए ना, उनको आप बोल सकते हैं प्लास्टिक बॉडीज है। तो इसको आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? सपोज करिए कि कोई भी बॉडी है आपके पास, ये एग्जांपल ही ले लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल है। सपोज आपके पास ये एक रॉड थी, ठीक है ना। अब कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है। सपोज यहाँ पर एक रॉड थी मेरे पास, इस रॉड पे इस एंड पे मैंने एक फोर्स लगाया इस तरह से, देख पा रहे हैं आप फोर्स लगा रहा हूं मैं। अब ये जो फोर्स है ये क्या करेगा, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो रॉड है, प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली तो बेटा अगर इस रॉड पे आप बहुत हाई फोर्स इस तरह से लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो लेंथ में चेंज होना ये भी तो एक चेंज इन शेप है, बोलो भाई। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो फोर्स आपने लगाया है ये एक ऐसा फोर्स है जो इसके शेप को चेंज करने की टेंडेंसी दिखा रहा है। तो वो सारे ही फोर्सेस जो किसी भी बॉडी के शेप को चेंज करने की टेंडेंसी दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। बताइए, समझ पा रहे हैं? अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी तरह का हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल हो, यही एक बॉडी हो। आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को लीजिए, उसके शेप को डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगाइए। मैं अभी यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि भाई हमने फोर्स इधर ना लगा करके इधर लगा दिया। अब क्या होगा, तो अब आपको दिखेगा भाई ये लेंथ को कम करने की टेंडेंसी दिखा रहा है, लेंथ को कम करने की टेंडेंसी दिखा रहा है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं ले लूं। सपोज मैंने यहाँ ना लगा करके फोर्स कुछ ऐसे लगा दिया। देखिए मैंने फोर्स कैसे लगा दिया, कुछ ऐसे लगा दिया, तो ये बेंड करने की टेंडेंसी दिखाएगा। ये रॉड आपको ऐसे बेंड होती हुई दिखेगी, बोलो भाई। जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये यस रॉड आपको ऐसे बेंड होती हुई दिखेगी। बोलो भाई, ठीक है ना। ओके, तो ये भी एक तरह से डिफॉर्म हो गई। तो कोई भी केस आप ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाए। ओके, चलो अब डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही हम किसी बॉडी पे लगाएंगे, अब देखो आगे का जो बेटा पूरा का पूरा जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट एक इलास्टिक बॉडी के लिए है, ठीक है। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? बाय डिफॉल्ट एक इलास्टिक बॉडी की बात करने जा रहे हैं। क्लियर? अब देखिए जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स की बात की है, वैसे ही यहाँ पर एक और फोर्स की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इलास्टिक बॉडीज की बात करेंगे तब। क्या है वो? दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। सपोज करो बेटा आपके सामने मैं किसी भी इलास्टिक बॉडी की, अभी मैंने एग्जांपल लिया, जैसे पेन का एग्जांपल लिया था,
जब मैंने बेटा यहाँ पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसे लगाना स्टार्ट किया, मैं इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हुआ है जो मेरे एफर्ट्स को कैंसिल आउट करने की टेंडेंसी दिखा रहा है। मतलब वो चेंज इन शेप को अपोज कर रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? चेंज इन शेप को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो अभी ये जो फोर्स है, जो जो यहाँ पर अपोज कर रहा है मेरे एफर्ट्स को, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो फोर्स इंटरनली जनरेट हुआ है इसके अंदर, एंड वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को इसकी ओरिजिनल शेप में ले जाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर फोर्स ऐसे लगाऊं, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर जनरेट हुआ है, एंड जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर रहा हूँ, वैसे ही वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको इसकी इनिशियल पोजीशन पर या इनिशियल शेप में लेकर के जा रहा है। समझ पा रहे हैं? सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर, ये तीनों डायग्राम जो मैंने बनाए इनके लिए भी। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको इन तीनों एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि अभी इस सिचुएशन में सपोज आपने एक फोर्स लगाया यहाँ पर एक्सटर्नल। जैसे ही आपने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वैसे ही यहाँ पर एक वैसे ही यहाँ पर बेटा क्या हुआ, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया इस तरफ, है ना? सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन आपने ऑब्टेन कर लिया, मतलब अब ना ही लेंथ बढ़ रही ना ही कम हो रही, तो अभी यहाँ पर ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है जिसने इस एक्सटर्नल फोर्स को जाकर के बैलेंस कर रखा है। इसी तरह जब आपने इस तरफ फोर्स लगाया कंप्रेसिव नेचर का, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये क्या लगेगा? अपोजिट नेचर में, या आपके जो एफर्ट है, मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिटली वर्क करने, अपोजिटली यहाँ पर ये एक्ट करने वाला है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इस बार कैसा है? आउटसाइड है, सो दैट की लेंथ में जो आप कंप्रेशन करना चाहते हैं उसको अपोज कर रहा है। जब आपने यहाँ पर फोर्स लगाया इस सेंस में, तो रीस्टोरिंग फोर्स अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो इतना बेंड करने के बाद मैं इसको बेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाकी के पार्ट में तो नहीं पता, बट हाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिवली आपका जो कॉन्टेक्ट है उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक फोर्स आपको भी एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, एंड इसके अंदर एक फोर्स जनरेट हुआ होगा जो इसको इनिशियल शेप में लाने की टेंडेंसी दिखा रहा है। वो शेप मतलब फोर्स जो है उसका डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ पर इस डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूँ। तो इस फोर्स की वजह से बॉडी अपने इनिशियल शेप को रीगेन कर पा रही है। ठीक है ना? बताइए। तो मैंने दो चीजें बताई हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स वो जिसकी वजह शेप चेंज हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स वो जिसकी वजह शेप वापस से रीगेन हो पा रहा है। ठीक है? तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ रीस्टोरिंग फोर्स के रिगार्डिंग। देखिए पॉइंट्स क्या क्या है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब हम किसी भी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी डिफॉर्म हो रही है कुछ एक्सटेंट तक, उसके बाद वो डिफॉर्म होना नहीं हो रही है, तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हुआ है उसने जाकर के, इस एग्जांपल की बात करें, हमने इस एंड पे आउटसाइड पुल करना इसको स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेंथ में चेंज हुआ बट उसके बाद चेंज नहीं हो रहा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है उसने जाकर के इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर लिया है। यही मतलब हुआ ना? बताइए। यस सर। तो आप बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन न्यूमेरिकल वैल्यू of internal restoring force is equal to external deforming force। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन हैव बोथ नेचर। मैं इन दोनों डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है? इट कैन हैव बोथ नेचर, दैट इज कंप्रेसिव एंड एक्सटेंसिव। इस लाइन का मतलब समझिए। देखिए क्या हो रहा है, जब बेटा इस वाले एग्जांपल में मैंने इसको एक्सटेंड, इसकी लेंथ को एक्सटेंड करने की कोशिश की, तो जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह का है कि इसकी लेंथ को कम करना चाहता है। इंटरनल जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कैसा है?
इसकी लेंथ को कम करना चाहता है, तो अभी यहाँ पर ये कंप्रेसिव नेचर का है। एंड में जब मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूँ, इसकी लेंथ को कम करने की टेंडेंसी दिखा रहा, तो इंटरनली जनरेटेड जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहता है, मतलब ये एक्सटेंसिव नेचर का है। बोलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? बताइए। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज का मतलब प्लास्टिक की बनी हुई नहीं, फॉर प्लास्टिक बॉडी मतलब जो इलास्टिक बॉडीज नहीं है उनकी बात हो रही है। फॉर प्लास्टिक बॉडीज दिस फोर्स इज 0। अगर कोई प्लास्टिक बॉडी है तो ये फोर्स उसके लिए 0 होने वाला है। बताइए, क्लियर, समझ पा रहे हैं? ठीक है, Yes. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब यहाँ पर टर्म आ रहा है स्ट्रेस। जानते हैं आप स्ट्रेस? स्ट्रेस, यहाँ पे फिजिक्स की स्ट्रेस की बात हो रही है ना? क्या है देखिए स्ट्रेस, देखिए समझिए। सपोज करिए बेटा हमने किसी बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। अब जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे वैसे ही एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, इक्विलिब्रियम में जाकर के दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट। उस सिचुएशन में मैं बोल रहा हूं कि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है, यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है, उस क्वांटिटी को स्ट्रेस बोला जा रहा है। ठीक है ना? मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस sectional area is defined as stress। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझिए, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब पहली चीज तो बेटा यहाँ पर टेंसर क्वांटिटी हमने क्यों बोला है, क्योंकि जब फोर्स पर यूनिट एरिया आप लिख रहे हैं, है ना, तो देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्शन का एक सेंस भी है, फोर्स है, बट यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स है वो भी नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। तो हमें डायरेक्शन पता है ऑलरेडी। जैसे कि प्रेशर के लिए हम बात करते हैं ना, प्रेशर के लिए, प्रेशर के साथ भी तो सेम चीज होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसकी डायरेक्शन हमें पता भी होती है, बट उसकी किसी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखें, प्रेशर, तो उसको भी तो हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो सेम सेंस में यहाँ पर भी सेम चीज है कि डायरेक्शन हमें पता है ऑलवेज, बट डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो है ही, नॉर्मल है प्लेन के, तो इसलिए ना ही ये पूरी तरह से स्केलर है, स्केलर भी नहीं है और वेक्टर भी नहीं है पूरी तरह से, तो इसको हमने क्या बोला हुआ, टेंसर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकली अगर देखें तो स्ट्रेस को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम हमें पता है कि एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स जो होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट अगर लिखेंगे स्ट्रेस की यूनिट, तो यूनिट क्या होने वाली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी क्या, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज पास्कल। भाई ये तो प्रेशर की इक्विवेलेंट यूनिट होगी, तो हम इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बताइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अब स्ट्रेन। स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेन क्या होता है। हमने किसी बॉडी पर एक रीस्टोरिंग, किसी बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स वो जो बॉडी है वो डिफॉर्म हुई। अब वो डिफॉर्मेशन अभी तो बेटा अगर देखें तो प्रैक्टिकली तो डिफॉर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है। हम अभी यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन आगे होने वाला है वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ बाउंड्रीज के साथ। हम यहाँ पर चेंज इन लेंथ की बात कर रहे हैं, या फिर चेंज इन एरिया की बात कर रहे हैं, या चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कुछ स्पेसिफिक जो डिफॉर्मेशन है हम उनकी बात करने जा रहे हैं।
तो स्ट्रेन यहाँ पर अभी आपको समझना है, स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि सपोज कोई रॉड थी, उसकी लेंथ एल थी, अभी हमने इसकी लेंथ को कंप्रेस किया दोनों तरफ से, तो लेंथ में कुछ चेंज आ गया। तो अभी हम कैसे डिफाइन करेंगे स्ट्रेन को, हम स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ बॉडी। ये जो क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, इसको हम बोलेंगे दिस इज स्ट्रेन। बताइए, समझ पा रहे हैं? इज कॉल्ड स्ट्रेन। रिप्लाई करो भाई कोई, क्या मुझे सुन पा रहे? Yes. अच्छा, स्ट्रेन को देखें अगर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप बोल रहे हो कि भाई सपोज लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो भाई ये भी लेंथ ये भी लेंथ, यूनिट क्या बनी, कुछ भी नहीं। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, जो क्वांटिटी यूनिटलेस होती है वो तो डायमेंशनलेस तो होगी, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, बताओ। इसके अलावा और स्ट्रेन जो है बेटा, स्ट्रेन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्ट्रेस। जब स्ट्रेस होगी तभी स्ट्रेन होगी। बोलो, समझ पा रहे ना, क्लियर है क्या? तो स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेस। बताइए, ठीक है। अब वो अलग बात है कि स्ट्रेस कहां से है, स्ट्रेस आई है डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, अब भाई स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है ये मैंने आपको बताया। अब इनके भी टाइप्स हैं, कितने तरह की स्ट्रेस है, कितने तरह की स्ट्रेन, इस पॉइंट पे अब हम पहुंचने वाले हैं। ओके, तो अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करने जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है ये? तो आई स्ट्रेस which causes the change in length of a body। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है? वो स्ट्रेस जो लेंथ को चेंज करने की टेंडेंसी दिखा रही हो। समझ पा रहे हैं? ठीक है ना। अब इसकी भी दो कैटेगरी है बेटा, लेंथ में चेंज भी तो दो तरह का हो सकता है। देखिए, पहला है टेंसाइल स्ट्रेस एंड दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। डायग्राम देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। समझिएगा। एक रॉड थी ये, ठीक है, इसकी लेंथ सपोज करिए इनिशियली एल थी। हमने इस पे इस डायरेक्शन में एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अब जब हम इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाने वाली है। बताइए, ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई। अभी यहाँ पर सपोज करिए कि लेंथ में थोड़ा सा ये चेंज आ गया है।
एंड अभी इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो चुकी होगी ना, इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो चुकी है। इस कंडीशन में इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुई है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस है कितनी, तो उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ही आपको करना है। आपको बस समझ में आना चाहिए टेंसाइल स्ट्रेस कब आएगी, जब लेंथ बढ़ेगी। इसका अपोजिट मतलब अगर यहाँ पर मैं इसका उल्टा बोलूं, ये देखिए कि सपोज करिए ये एक रॉड थी, सपोज करिए ये एक रॉड थी जिसकी लेंथ थी एल, हमने इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया। अब जब इससे इस तरफ कोई फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ में थोड़ा चेंज आ गया, ये देखो डेल्टा एल का मान लेते हैं, तो लेंथ थोड़ी सी क्या हुई है, कम हो गई है। बोलो ठीक है भाई। तो अभी यहाँ पर जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुई है उसको हम बोल रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। नो सर। जिस तरह से यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होती है। तो अगली हेडिंग हमारी है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को समझिए, ये भी बहुत इजी है। अभी भाई दोनों ही केस में स्ट्रेस अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो या तो लेंथ बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। अब लेंथ बढ़े या कम हो चेंज तो हो ही रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन is defined as the change in length upon original length। ये हो गया है फॉर्मूला फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बताइए ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस को देखिए क्या है, हमने बोला कि सपोज करिए एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, हमने क्या किया इस पे इस तरह से, देखो आप अगर इस पे सपोज यहाँ पर आप इस पे इस तरफ से एक फोर्स लगाओ तो ये डिफॉर्म होने की टेंडेंसी के अलावा ये एक्सलेट भी हो जाएगी, इसको डिफॉर्म करना इजी नहीं होगा। हाँ अगर आप इसको हर तरफ से ऐसे ही फोर्स लगाओ, और अगर मैं ये भी स्पेसिफाई कर दूं कि इक्वल फोर्सेस आपने हर एक पॉइंट पे लगा रखा है वो भी नॉर्मली, तो डेफिनेटली इसका एक्सलेशन तो जीरो है एंड ये बॉडी जो है ये डिफॉर्म ही होने वाली, कंप्रेस होने वाली है। तो क्या चेंज होता हुआ दिखेगा आपको इस केस में, वॉल्यूम चेंज होता हुआ दिखेगा। तो अभी जब आपने इस तरह से हर एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रखा है इक्वल, तो इसका वॉल्यूम आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो अब जो इस केस में स्ट्रेस डेवलप होगी उसके लिए आपसे बोला जा रहा है कि वो जो स्ट्रेस होगी वो वॉल्यूम स्ट्रेस है। वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। बताइए ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इफ इक्वल नॉर्मल फोर्स is applied at every unit surface of body, then then it undergoes a certain change in volume। बोलो, then force acting per unit area is called volume
स्ट्रेस। बताइए कहीं कोई डाउट है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। कोई कंफ्यूजन है अगर कहीं पे तो पूछिए, बताइए। नो सर। ठीक है, ओके। अभी और कुछ तो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। अब अगला टर्म है यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, अब देखिए भाई वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, तो अगेन सेम चीज, चेंज इन डायमेंशन। अब यहाँ पर हम तीनों ही डायमेंशन चेंज होते हुए देखेंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम की बात हो जाएगी। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है क्या, बोलो भाई। यस यस सर। देन एक थर्ड कैटेगरी और है, दैट इज shear स्ट्रेस। देखिएगा, सपोज करिए बेटा हमारे पास ये एक ब्लॉक था, इसको हमने लोअर सरफेस पे फिक्स कर रखा है ऐसे कुछ। अब ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हम लोअर सरफेस ही लें, हमने सपोज यहाँ से इसको ऐसे कहीं फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा भी करा जा सकता है इसके लिए। तो मतलब नीचे वाली जो एज है ये मूव ना करे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमने बना दिया है। अब हमने क्या किया, इसको तो कर दिया फिक्स। हमने क्या किया बेटा, इस पूरी की पूरी, अभी यहाँ पर आप एक मीन्स क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसा मान के चलिए। अब मैंने क्या किया, इस पे यहाँ पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट किया। अब बेटा अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये फोर्स इस वाली डायमेंशन को कम करने की टेंडेंसी दिखाएगा, कंप्रेस कर देगा ना यहाँ से। बताइए, रिप्लाई करिए, क्या ठीक है ना ये बात मेरी? यस सर। बट अगर बेटा मैं अगर यहाँ पर इस सरफेस पे ऐसे एक फोर्स लगा दूं नॉर्मली तो क्या होगा, हाँ सॉरी पैरेलली टेंजेंशियल फोर्स लगा दूं एक, तो क्या होगा बोलो। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो फोर्स है ना बेटा, ये लेंथ को चेंज करने की या डायमेंशन को चेंज करने की डायरेक्ट, मतलब ऐसी कोई इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा ये डायमेंशन कम हो जाए या बढ़ जाए या ऐसा कुछ भी, बल्कि यहाँ पर अभी क्या दिखेगा आपको, इस फोर्स के लगाने से ये जो बॉडी है ये स्लाइटली इस तरफ डिफॉर्म हो जाने वाली है। अब देखो, अभी हम बेटा एक सॉलिड मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड के अंदर बहुत हाई कोई ऐसा आपको यहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा कि आप और कुछ सोच पाओ। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह का केस बन जाएगा। बोलो, बोलो ऐसा कुछ होगा क्या? ठीक है, बताइए, सुन पा रहे हैं यस मेरी बात? कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं इस साइड को बी मान लूं तो ये साइड जो है प्रैक्टिकली आप देखेंगे थोड़ा सा ही नीचे भी आएगा ये दोनों फेसेस, बट अभी हम अगर बहुत स्मॉल एंगल लेके चल रहे हैं ना तो ये ऑलमोस्ट बी ही रहने वाली है साइड। सपोज यहाँ पर जो फोर्स लगाया था पूरी की पूरी सरफेस पे वो एफ था, ठीक है बेटा, एंड ये जो एरिया है इस सरफेस का, जो एरिया है जिसपे हमने फोर्स लगाया था, इस सरफेस एरिया मैंने ए कंसिडर कर लिया है मान लीजिए। तो अभी यहाँ पर जो स्ट्रेस हमने यहाँ पर देखी, जो स्ट्रेस यहाँ पर आपको दिख रही है वो भी वैसे ही डिफाइन होगी। टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए, बस यहाँ पर आपको क्या लेना है ये आपको याद रखना है, एफ जो आप यहाँ पर ले रहे हैं वो टेंजेंशियल फोर्स होगा, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसपे आप अप्लाई कर रहे हैं वो ए है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द shear स्ट्रेस। ये है बेटा shear स्ट्रेस।
एंड इसी तरह से जैसे यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है, वैसे ही शेयर स्ट्रेन भी इसी डायग्राम में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि शेयर स्ट्रेन किसको बोलेंगे हम। देखिए शेयर स्ट्रेन हम किसको बोलेंगे। अभी जब मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो ये जो साइड है ये इस तरफ कुछ शिफ्ट हो गई है। देखो ये जो है ये एक्स, सपोज करिए एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है बट ये शिफ्ट हो गई इस तरफ ना, कुछ एक्स इसको बोला है मैंने। तो अभी यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, जिस एंगल पे ये टर्न हुई है, इस एंगल का मेजरमेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। बोलो समझ पा रहे हैं? इसको हम फाई बोल रहे हैं, एंगल को फाई बोल रहे हैं हम, ठीक है बेटा। तो शियर स्ट्रेन फाई एंगल है एंड ये कैसे डिफाइन होगा। तो अब अगर इसको मुझे डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर इस डायग्राम से देखूं, बहुत स्मॉल एंगल है, बहुत स्मॉल एंगल है, तो इसके अंदर ये tan थीटा ऑलमोस्ट लगा सकते हैं आप। tan थीटा मतलब tan फाई लिखेंगे तो ऑलमोस्ट फाई के इक्वल होगा, एंड tan फाई कितना होगा x बाई बी। तो फाई कितना आ गया है, x बाई बी के इक्वल आ गया है। बताइए ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन है अगर तो बताइए यहाँ पर। इसको हम नो याद ऐसे रखेंगे, इसको देखिए हम कैसे याद रखेंगे। दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट between two faces, relative displacement between two faces divided by separation between two faces। बोलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे सामने एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शेयर। चलिए समझते हैं ये क्या है। मैंने अभी क्या किया आपके सामने, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया हुआ है, मतलब मान लीजिए सिलेंडर ही लिया है, ठीक है। एक रॉड हो सकती है, रॉड भी सिलेंड्रिकल शेप की ही होती है इनफैक्ट। ठीक है, ये ले लिया। ओके, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है देखिए, मैंने इस सिलेंडर के एक फेज को, देखिए समझिएगा, सपोज करिए ये आपके पास एक रॉड है, इसके एक फेस को क्या करिए, इस तरह से ऐसे फिक्स कर दीजिए। देखना ना वीडियो में, देखिए वीडियो में एक फेस को मैंने ऐसे फिक्स कर दिया, सुन रहे हैं? रिप्लाई करो। यस सर, देख रहा है? हाँ। यस सर, अब ऐसे फिक्स करने के बाद इस वाले एंड को मैंने दूसरे अरेंजमेंट के साथ फिक्स किया, देन मैं इसको ऐसे टर्न कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ट्विस्ट होगी ना, ये रॉड जो है ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी। बोलो। यस सर, अभी हम इसी केस को लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। अब बेसिकली बेटा, अब यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जनरली हम सॉलिड्स के अंदर भी मेटल्स की प्रॉपर्टी समझने के लिए पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर आप मान के चलिए कि हम एक मेटेलिक रॉड लेकर के चल रहे हैं। अब मेटेलिक रॉड है अगर, तो ऐसा थोड़ी कि आपने ट्विस्ट किया तो मतलब बहुत हाई एंगल पर आप ट्विस्ट कर ले जाएंगे उसको, बहुत शॉर्ट एंगल होगा जिसपे आपने इसको ट्विस्ट किया होगा। तो जब मैंने इसको ऐसे टर्न किया तो अभी मुझे क्या दिखा कि सपोज इनिशियली यहाँ पर, ध्यान से देखिए, एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन यहाँ पर दिखा रही कि इस
रॉड पर मैंने 2 पॉइंट मार्क किए हुए थे। ध्यान से देखिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। इस रॉड पे मैंने 2 पॉइंट मार्क किए थे जो सेम वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे थे। ओके, जब मैंने इसको ट्विस्ट किया तो ट्विस्ट करने के बाद मैंने देखा कि ये पॉइंट पी जो था, ये पॉइंट पी जो था वो तो अपनी ही पोजीशन पर है, बट पी के रिलेटिवली ये जो पॉइंट पी डैश था वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है। वो शिफ्ट होकर के टर्न होकर के यहाँ पर कहीं आ गया, मान लीजिए। बोलिए, समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। ये शिफ्ट होकर के इस तरफ कहीं पे आ गया। तो अभी ये जो एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो एंगल दिख रहा है इसको हम बोलेंगे दिस इज एंगल ऑफ शेयर। क्या है ये एंगल ऑफ शेयर है। एंड अभी क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन का ये वाला जो पॉइंट था, ये सेंटर, तो सपोज इस सेंटर को मैंने ज्वाइन किया यहाँ पर इस पोजीशन पी से, पी डैश से, देन इस पोजीशन से, इसको मैंने पी डबल डैश बोला हुआ है। ओके, तो अभी आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये जो पॉइंट पी डैश था वो पी डैश से पी डबल डैश पे पहुंच गया है, मतलब यहाँ पर इस एंगल पे टर्न हो गया है। तो ये जो एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, लेट इट इज थीटा। बताइए क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है ना बेटा, ये है थीटा। तो हमें फाई एंड थीटा दोनों के बीच में रिलेशन लिखना है। तो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये रॉड की लेंथ मैंने एल कंसिडर कर ली है। लेंथ में तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया नहीं होगा, लेंथ तो उतनी ही है ट्विस्ट करने के बाद भी। एंड यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस मैंने स्मॉल आर कंसिडर की हुई है। ठीक है, मतलब ये जो रॉड है इसकी रेडियस मैंने, क्रॉस सेक्शनल रेडियस मैंने आर कंसिडर की हुई है। सपोज करिए जो पी है एंड पी डैश है, इनके बीच का ये वाला जो सेपरेशन है, बहुत छोटा एंगल होगा बेटा थीटा भी। तो ये वाला जो सेपरेशन है ये एक्स है, बहुत स्मॉल वैल्यू होगी एक्स की भी, बहुत स्मॉल एंगल पर टर्न हुआ है ये। ठीक है, तो ये एक्स मैंने बोल दिया अभी इसको। तो अगर मैं यहाँ पर इस वाले सेक्टर को देखूं तो इसके अंदर आप बोलोगे एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ध्यान से देखिए, क्या यही रिलेशन चल रहा है ना यहाँ पर? बताओ भाई, इसको देखो ध्यान से और बताओ। यस तो एंगल थीटा इक्वल होगा एक्स आर्क, ये वाली लेंथ एक्स के इक्वल है। ठीक है ना भाई? ओके, एंड रेडियस आर थी। यहां से मुझे एक्स की वैल्यू इक्वल मिल रही है आर इंटू थीटा। अब मैं अगर यहाँ पर इस वाली ज्योमेट्रीज देखूं, रिलेटिवली इस वाली सरफेस के रिलेटिवली ये वाली सरफेस कुछ शिफ्ट हुई है। शिफ्ट होने का मतलब यहाँ पर एंगुलर शिफ्ट की बात हो रही है, कुछ एंगल पर टर्न हुई है ना रिलेटिवली। देखो इसके रिलेटिवली ये वाली सरफेस, बोलो ठीक है ना? तो यहाँ से हम टेंजेंशियल मतलब शेयर स्ट्रेस लिख सकते हैं। शेयर स्ट्रेस देखेंगे तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, तो आप बोलोगे दिस विल बी एक्स बाय एल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एल इंटू फाई आ रही है। यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देते हैं, आर थीटा इक्वल होगा एल पाई के। यहाँ से फाई की वैल्यू मुझे मिल रही है आर थीटा बाई एल। दिस इज द आंसर।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा। बताइए ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? सपोज करिए यहाँ पर ये एक ब्लॉक है मेरे पास, इसकी डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में दिखा रहा हूँ आपको। ये साइड लेंथ है ए, ये वाली साइड लेंथ है बी, एंड ये वाली साइड जो आप देख पा रहे हैं ये है सी। क्यूबॉइडल है ही, दिख रहा है आपको। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं ना बेटा। यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है इस वाली सरफेस पे एफ, एंड ये जो फोर्स मैंने लगाया हुआ है बेटा, ये फोर्स इस टॉप सरफेस के साथ कुछ एंगल पर है। लेट दिस एंगल इज थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको एफ गिवन है एंड डायरेक्शन आपको दिखा दी है। अभी क्या हो रहा है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। फर्स्ट पार्ट में बताना है आपको, एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस और कुछ नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से स्ट्रेस आती है ना, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब शियर स्ट्रेस की ही बात हो रही है। ठीक है ना बेटा, बोलो। तो ये शियर स्ट्रेस जो है ना, इसी को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए, तो अभी क्या करना है हमें यहाँ पर अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस बताना है तो हमें डेफिनेशन पे ध्यान देना होगा। एंड डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट करें, देखो ध्यान से, मैंने इस फोर्स के कंपोनेंट कर दिए। एक कंपोनेंट तो आएगा बेटा इसी डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर। जो कंपोनेंट इस तरफ आया है वो है एफ कॉस थीटा, जो कंपोनेंट इस तरफ आया ये क्या है, एफ साइन थीटा। अब जब मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लिखूंगा बेटा, तो उसमें मुझे वो फोर्स चाहिए होता है जो लेंथ को चेंज करने की टेंडेंसी दिखाए। तो अभी ये जो फोर्स है ना, ये इस डायमेंशन को चेंज करने की टेंडेंसी दिखाएगा। तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, ये वाला जहां पर आपने फोर्स लगाया है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, ए इंटू बी के इक्वल। बोलो ठीक है ये बात, ठीक है भाई, बताइए। यस सर। एंड जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लिखना चाहते हैं या शियर स्ट्रेस लिखना चाहते हैं, तो शियर स्ट्रेस के केस में आपको फोर्स, वो फोर्स चाहिए जो टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ, पैरेलल टू द सरफेस हो, तो वो फोर्स तो ये वाला है। तो हम यहाँ पर ये वाला फोर्स लेंगे एफ कॉस थीटा, देन इसको डिवाइड कर देंगे हम। किससे डिवाइड करेंगे, तो इस एरिया के, मतलब इस सरफेस के एरिया से, वो तो ए बी है। तो ये आंसर हो गए हमारे, समझ पा रहे हैं। तो सीखने वाली बात यहाँ पर सिर्फ यही थी कि बेसिकली फोर्स का वो कंपोनेंट जो पैरेलल होगा एंड जो परपेंडिकुलर होगा, इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को हमें देखना होता है अलग अलग स्ट्रेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। हाँ देखिए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है आपके सामने। आपको क्या दिख रहा है कि एक रिजिड सपोर्ट से हमने दो स्ट्रिंग्स है, दो रोप है बेसिकली, जिनको कनेक्ट किया हुआ है। दोनों से कुछ वेट हमने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, अभी हमें ये जो रोप गिवन है बेटा, इनका जो मास है वो निग्लिजिबली स्मॉल है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन किया गया है। दोनों की क्रॉस सेक्शनल रेडियस आपको मेंशन है।
आपको स्ट्रेस बताना है दोनों में जो जनरेट हुई होगी। तो फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन ए एंड बी। क्या करेंगे, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई। अगर स्ट्रेस हमें लिखना है तो इन ए जो स्ट्रेस है मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। स्ट्रेस क्या होगी, तो फोर्स। अब बेटा इस रोप के लिए फोर्स कौन, तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर 2m जो वेट आपने सस्पेंड किया है 2mg, यही फोर्स तो लग रहा है जो इसको एक्सटेंड करना चाहता है। एंड यहाँ पे एक टेंशन डेवलप हो जाएगी हर एक पॉइंट पे इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर, मतलब इस पूरी पूरी रोप के अंदर बोलो हर एक पॉइंट पे एक टेंशन डेवलप हो जाएगी ना टी। तो वही तो रिस्टोरिंग फोर्स Yes. है। तो रिस्टोरिंग फोर्स मींस टी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। तो अभी टी की वैल्यू 2mg की इक्वल है, तो ये रिलेशन 2mg अपॉन पाई आर स्क्वायर आपको दिखने लगेगा। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है क्या। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन बी अगर हमें लिखना है तो वो इसके अंदर जो टेंशन है वो आपको लेनी पड़ेगी, एंड इसके अंदर जो टेंशन है वो तो 8mg के इक्वल हो जाएगा ना, बोलो बेटा। तो Yes. 8mg, हम टेंशन ही लेना है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ टेंशन इन ए टेंशन इन बी। तो टेंशन इन ए था यहाँ पर टेंशन इन बी है, डिवाइडेड बाय इसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस, तो 2r का स्क्वायर। कितना बन रहा है ये बन जाएगा 8mg अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, तो ये भी 2mg अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो भैया आपको ऐसा अरेंजमेंट गिवन था, दो रोप्स हैं इस बार एंड दो मासेस हैं, इस तरह से कनेक्शन है। दोनों के मासेस निग्लिजिबल हैं, दोनों की रेडियस आपको गिवन है, आपको दोनों में प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रेसेस का रेशियो बताना है। तो पहले स्ट्रेस इन ए निकाल देते हैं एंड स्ट्रेस इन बी निकाल देते हैं। अब जब आप बी को देखेंगे तो बी में आपको क्या दिखेगा बेटा कि यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रही थी 3m, सॉरी मतलब 3mg यहाँ पर जो वेट सस्पेंड है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगी टेंशन इन बी डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस एरिया, ऐसे ही तो लिखेंगे। जब आप ए के लिए बात करेंगे तो ए में जो टेंशन डेवलप हुई होगी उसको यहाँ पर ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंशन इन ए डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोलो अब आपको टेंशन की वैल्यू चाहिए दोनों की, तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो टी ए अपॉन टी बी, पाई आर स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 4, तो 4 आने वाला है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में। बोलो भाई अब टी ए एंड टी बी कितना होगा, तो टी बी अगर देखना है आपको तो इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे आप, आपको क्या दिखेगा कि टी बी की वैल्यू तो 3mg के इक्वल है। बोलो भाई ठीक है ये बात। जब आप इस वाले पार्ट का टोटल एफबीडी ड्रॉ करेंगे, मतलब इसको कंबाइंड सिस्टम मानते हुए, तो आपको दिखेगा टी ए तो 5mg के इक्वल है। या फिर अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप यहाँ पर इसको सिर्फ देखिए 2m वाले का एफबीडी ड्रॉ करिए, ऊपर लग रहा है टी ए, नीचे लग रहा है टी बी, एंड इसका खुद का वेट 2mg। तो टी ए इक्वल होगा 2mg प्लस टी बी, एंड टी बी तो 3mg है ही, तो टी ए की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 5mg आ जाएगी ना। तो टी ए की वैल्यू 5mg, टी बी की वैल्यू 3mg, तो 5/3 into 4, तो 20/3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है।